ओके, अब हम बात करेंगे आपका सेकेंड टॉपिक का। सेकेंड टॉपिक है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोलेट्रल वर्ड? तो कोलेट्रल का मतलब होता है एडिशनल। अब ये एडिशनल सिक्योरिटी डिबेंचर्स इशूड एज एन एडिशनल सिक्योरिटी मतलब देखो क्या होता है। समटाइम्स यू हैव टेकन बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया है और आपने बैंक से बहुत ह्यूज अमाउंट का लोन लिया है, से 100 CR 1000 CR इतना आपने लोन लिया है। अब आप उसके अगेंस्ट बैंक को सिक्योरिटी तो दे रहे हो, आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी, कोई प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो आपने एज अ सिक्योरिटी दे दिया। बट बैंक आपसे बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत इललिक्विड एसेट है, तो बैंक आपसे बोल रहा है कि आप कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी दो। एंड दैट एडिशनल सिक्योरिटी अगर आपको देनी है तो वो एडिशनल सिक्योरिटी आप क्या करोगे, आप बैंक से बोलोगे ठीक है मैं आपको कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देता हूं। अब अगर आपके लोन के रीपेमेंट में मैंने डिफॉल्ट करा, आपके इंटरेस्ट पेमेंट पर मैंने डिफॉल्ट करा, तो ये जो डिबेंचर्स मैंने आपको इश्यू करे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, आप इस पर भी मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। एंड दिस टाइप ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी जब हमने दी डिबेंचर्स के तौर पर, तो इसको हमने बोल दिया डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। नॉर्मली ये डिबेंचर सिर्फ एक सिक्योरिटी की तरह इश्यू हुए हैं, देयरफॉर इन डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। बट इफ वी हैव डन एनी डिफॉल्ट इन द बैंक लोन, इन द रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन और द इंटरेस्ट देयर ऑन, तो ये डिबेंचर्स पर भी जो हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह इश्यू करे थे, बैंक कैन आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर्स ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड एज डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब एडिशनल सिक्योरिटी। अब जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें एक दो बातें जो मैंने आपको समझा दी, बैंक लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी के ऊपर, इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। बट कब देना पड़ता है? जब आप डिफॉल्ट कर दोगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन का। जब आपने बैंक से बैंक का लोन लिया तो आपकी एक एंट्री तो सिंपल हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो सिंपल एंट्री हो गई। बट जब हमने उसके लिए डिबेंचर्स इश्यूड करे एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए, तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1, जिसमें आपको कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ जब आप बैलेंस शीट बनाओगे और जब आप नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हेडिंग के अंदर बैंक लोन दिखाओगे, तो वो बैंक लोन में आप मेंशन कर दोगे कि जितना % डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। दैट्स इट। ये आपकी बस इतना सा आपको बात दिखानी पड़ेगी। और जब आप सेकेंड मेथड की बात करोगे, तो सेकेंड मेथड में इफ यू वांट टू एंटर एनी एंट्री, तो आप एक एंट्री कर सकते हो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर, जितना भी आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी करा। ये एंट्री तो होनी है दोनों केस में, बट डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर सेकंड मेथड में एंट्री हो जाएगी। और बैलेंस शीट में आप शो कर दोगे % डिबेंचर्स, ये जो आपने डिबेंचर सस्पेंस वाले लिखे वो भी, और एक्स्ट्रा भी, और बैंक लोन भी जो आपका था पहले से। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स के अदर नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स हेडिंग में, अदर नॉन करंट एसेट्स में यू विल शो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। दो बातें अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बट अगर हमने रीपेमेंट ऑफ लोन का डिफॉल्ट करा तो इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, जरूरी नहीं होता जितने अमाउंट का बैंक लोन हो उतने का ही डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू हो। बैंक लोन 100 CR का भी हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स 90 CR के भी हो सकते हैं और 110 CR के भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, but that is a simple topic when the debentures are issued as a collateral security. चलो, तो अब इसके रिगार्डिंग लेट अस सी द इलिस्ट्रेशंस। तो जब हम इलिस्ट्रेशंस की बात करते हैं तो वी विल हैव इलिस्ट्रेशन नंबर 8 रिगार्डिंग दिस पॉइंट। देखो क्या दे रखा है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम IDBI फॉर ₹1 CR गिविंग एज कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ 1,50 lakhs ऑफ ₹10 ईच, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। ठीक है, अब इसका ये सॉल्यूशन बोल रहा है, तो मेथड नंबर 1 से अगर करना हो तो नो जर्नल एंट्री, सिर्फ बैलेंस शीट में जब आप बैंक लोन दिखाओगे 1 CR का लोन फ्रॉम IDBI बैंक, तो ब्रैकेट में दिखा दोगे 14% डिबेंचर्स
सॉरी, yes, 14% debentures of rupees 1 crore 50 lakhs were issued as a collateral security. That's it. और एसेट साइड में बैंक में अमाउंट दिखा दोगे आप 1 CR का. देखो आपको दिखा दिया सॉल्यूशन में. इन द नोट्स टू द अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड शोन, देखो आपको दिखा दिया कि आप नोट्स टू द अकाउंट्स में क्या दिखा रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सिक्योर्ड लोन में आईडीबीआई का बैंक का दिखा दिया 1 करोड़ का, और साथ में आपने बता दिया कोलेटरली सिक्योर्ड बाय द इश्यू ऑफ 1 करोड़ 50 lakhs 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स. ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया. जब आप इसमें अब मेथड नंबर 2 की बात करते हो, अगर इसी क्वेश्चन को करना है तो हम पहले एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो पास कर ही रहे हैं, बट सेकंड मेथड में जब आप डिबेंचर्स के लिए भी एंट्री पास करना चाहते हो तो आप एंट्री पास करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स 1 करोड़ 50 lakhs 1 करोड़ 50 lakhs. देखो ये मेथड नंबर 2 में उन्होंने वो एंट्री पास करके आपको दिखा दी, that you will pass the entry debenture suspense account debit to percentage debenture, that is 14% debentures being issue of the debentures. देखो आपको ये एंट्री उन्होंने बता दी मेथड नंबर 2 की. ये मैंने इलिस्ट्रेशन नंबर 8 आपको मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों से बता दिया. सर एग्जाम में कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो आई बिलीव मेथड नंबर 1 ही हमेशा फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उसमें एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट अगर क्वेश्चन में बोला है मेथड नंबर 2 से करो तो आपको मेथड नंबर 2 से करना है. इलिस्ट्रेशन नंबर 9 हम देख लेते हैं. टेकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द इलिस्ट्रेशन 8 एंट्री ऑफ द इशू, देखो इन्होंने ये सॉल्व करके बता दिया इलिस्ट्रेशन नंबर उसमें ही. तो डिबेंचर सस्पेंस टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, जो मैंने आपको बताया 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख. अब बैलेंस शीट में बैंक लोन भी दिखाएंगे और ये डिबेंचर्स भी दिखाएंगे, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स भी दोनों. देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दोनों चीज दिखा दी, 1 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़, तो 2.5 करोड़ का आपका टोटल दिखा दिया. और आपके पास बैंक में आ जाएगा 1 करोड़ और अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा 1.5 करोड़. ये देखो इन्होंने नोट्स टू द अकाउंट्स भी बना के बताया आपको, आप इसमें पूरा चेक करो. यस आप इसमें चेक कर लो. देखो अब नोट्स टू द अकाउंट्स में भी अगर आप चेक करोगे नीचे तो सिक्योर्ड लोन में आईडीबीआई का लोन बता दिया और 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर बता दिया, दोनों 2.5 करोड़ के आगे. और जो डिबेंचर सस्पेंस है वो कहां गया, अदर नॉन करंट एसेट्स में. तो अदर नॉन करंट एसेट्स में उन्होंने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी बता दिया. दैट्स इट. दैट इज योर टॉपिक नंबर 2 व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. अब हम हमारे थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसका नाम है डिबेंचर्स और शेयर्स. दोनों चीजें इंक्लूड कर रहा हूं मैं इसमें, डिबेंचर्स और शेयर्स issued for consideration other than cash. आपने डिबेंचर्स या फिर शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. इसमें 3 केसेस हो सकते हैं. ओनली एसेट परचेज करा है, या फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों टेकन ओवर करी है, कोई बिजनेस पूरा खरीदा है जिसके एसेट्स और लाइबिलिटीज भी आ गई. और तीसरा केस एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर भी करी है और उसके बदले में कितना परचेज कंसिडरेशन दे रखा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है. अगर केस नंबर 1 हुआ सिर्फ एसेट परचेज करा तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट हमारे पास आ रहा है, मे बी मशीनरी मे बी लैंड एंड बिल्डिंग, टू वेंडर जिससे भी आप परचेज करें उसका नाम आ गया. अगर आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों टेकन ओवर करी है और परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये नहीं बताया कितने का आप उसके बदले परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो, ये नहीं बताया. सिर्फ आपको बताया कि आपने 10 लाख का एसेट लिया है और 2 लाख की लाइबिलिटी ली है, तो आप इसमें एंट्री पास करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज एंड टू वेंडर. और इसमें वेंडर का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, दैट विल बी रुपीज 8 lakhs. अब थर्ड मेथड की बात करते हैं. जब एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों टेकन ओवर करा है मगर साथ में जो परचेज कंसिडरेशन वेंडर को दे रहे हो उसके बदले वो भी आपको बता रखा है. तो यहां पर 10 लाख का एसेट खरीदा, 2 लाख की लाइबिलिटी ली और आपको बोला कि आपने 7 lakhs परचेज कंसिडरेशन दिया है वेंडर को. ऐसा क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा है. तो आपके पास एसेट तो आया 10 lakhs का, तो एसेट अकाउंट डेबिट 10 lakhs. देन यू विल लीव 1 लाइन, उसके बाद 2 लाइबिलिटीज करके लिखोगे 2 lakhs. उसके बाद 2 वेंडर लिखोगे आप 7 lakhs, क्योंकि आपको 7 लाख पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है.
तो अब अगर आपका लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, लाइबिलिटी से मेरा मतलब है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड कम है, एसेट कम का आया है और परचेज कंसिडरेशन और लाइबिलिटी मिलाकर के आपने ज्यादा अमाउंट दिया है, तो आपका जो एक लाइन छोड़ी थी ना एसेट्स के बाद, वहां आ जाएगा गुडविल। बट अगर आपका एसेट्स ज्यादा का ले रहे हो आप और उसके बदले परचेज कंसिडरेशन कम दे रहे हो आप, तो आपके लिए आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपने 10 लाख का एसेट खरीदा, 2 लाख की लाइबिलिटी ली, तो नेट एसेट्स आपके पास 8 लाख का आ गया और उसके बदले परचेज कंसिडरेशन आप 7 लाख ही दे रहे हो, तो आपके पास अमाउंट ज्यादा का आ रहा है, दे कम रहे हो आप, तो इट इज अ प्रॉफिट फॉर योर कंपनी, तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बट इसी का थोड़ा सा अपोजिट अगर मैं बोलूं आपको कि आपने एसेट लिया 10 लाख, लाइबिलिटी लिया 2 लाख और परचेज कंसिडरेशन आप दे रहे हो 9 लाख का, तो इसका मतलब आपका नेट एसेट आ रहा है 8 लाख, मगर यू आर पेइंग, नेट पेमेंट यू आर गिविंग 9 लाख, तो 1 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप उससे उसकी गुडविल परचेज कर रहे हो। तो आपकी उस टाइम एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। तो या तो गुडविल डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा या कैपिटल रिजर्व आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बट ये कब होगा? जब परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली वेंडर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, वो सेकंड केस हो जाएगा आपका। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही है। अब इसको और अच्छे से समझेंगे अभी हम, बट पहले तो ये फर्स्ट एंट्री कर ली हमने, इसकी सेकंड एंट्री और देखते हैं, फिर हम इसका एक पूरा एग्जांपल देखेंगे। लेट अस सी द सेकंड एंट्री। ये तो हमने सिंपल एसेट परचेज करा तो एंट्री पास करी एसेट टू वेंडर। एसेट तो लाइबिलिटी दोनों परचेज करी, मगर परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर बैलेंसिंग फिगर। बट अगर वेंडर का परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहे हो तो आप हमेशा नेट एसेट्स को कंपेयर करोगे नेट पेमेंट से। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और नेट पेमेंट मतलब कितना परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है। अगर नेट एसेट ज्यादा हुआ नेट पेमेंट से तो इट विल बी कैपिटल रिजर्व, और नेट पेमेंट ज्यादा हुआ नेट एसेट से तो इट विल बी गुडविल। और जनरल एंट्री करते टाइम अगर एसेट्स अकाउंट डेबिट करा टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गुडविल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। एंट्री समझ गए आप ये? हाँ, अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वेंडर है, वेंडर इसको जो अमाउंट देना था ना हमको, ये जो भी हमने निकाला, ये वेंडर के अमाउंट को हम पे नहीं कर रहे कैश बैंक में, हम उसको डिबेंचर्स या शेयर्स दे रहे हैं। और वो डिबेंचर्स या शेयर्स जो आप दे रहे हो, इट कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, मगर डिस्काउंट की बात सिर्फ डिबेंचर्स के लिए आएगी। तो अब एंट्री क्या पास होगी? तो एंट्री, सेकंड एंट्री विल बी वेरी सिंपल। अगर आपने वेंडर को पार पर ही शेयर या डिबेंचर्स दिए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर डिबेंचर्स दिए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अगर प्रीमियम पर दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर्स होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पे हुआ तो सिर्फ डिबेंचर्स हो सकता है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। एंट्री तो बहुत सिंपल है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा वो हम अभी चेक करेंगे, बट आप इसकी सेकेंड एंट्री चेक कर सकते हो। शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहली एंट्री तो अगर सिर्फ एसेट परचेस करा होगा तो सिंपल, और फिर ये तीनों केस हो सकते हैं। सेकेंड एंट्री एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर होगा और वेंडर का अमाउंट गिवन नहीं है, परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है, तो ये एंट्री। और थर्ड केस एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर है और परचेज कंसिडरेशन भी गिवन है, तो ये वाली एंट्री जिसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसके बाद चेक करना है क्वेश्चन में क्या बताया, डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार या शेयर्स आर इश्यूड एट पार, तो वेंडर टू शेयर कैपिटल या परसेंटेज डिबेंचर्स। अगर वो प्रीमियम पर है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पर है तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स।
बट जब आपको ये डिस्काउंट या प्रीमियम वाला करना होता है तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमेशा, तब मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू से तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स में एंट्री आएगी, और फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम के अमाउंट से प्रीमियम पर आएगा। यहां पर भी मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे तो परसेंटेज डिबेंचर्स में एंट्री आएगी, और डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आएगा अमाउंट। वो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स? तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अमाउंट टू बी पेड, जितना भी आप वेंडर अकाउंट में लिखने वाले हो, ये जो आप वेंडर में लिखने वाले होते हो, ये अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब अगर डिस्काउंट है तो पार में से डिस्काउंट माइनस करके, और प्रीमियम पर है तो पार पर प्रीमियम को ऐड करके, उसको हम इश्यू प्राइस बोलते हैं। तो दैट इज द एंट्रीज विच यू आर गोइंग टू पास। इसका आप ये चेक कर लो, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आपके मे बी पॉसिबल आपके इलस्ट्रेशन में इतना बढ़िया से नहीं हो, बट तो भी आपको समझना तो है, बिकॉज दैट इज द टॉपिक विच कैन कम इन द एग्जाम। एग्जाम्पल आप पढ़ो, एसेट परचेस करा आपने 20 lakhs का, एसेट वॉज परचेस फॉर 20 lakhs, लाइबिलिटीज फॉर 2 lakhs, ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको, और साथ में परचेस कंसिडरेशन गिवन है, दैट इज ऑफ 10,80,000 का, 10.80 lakhs, और आपने 10% डिबेंचर्स को इश्यूड करा है एट पार, या तो पार पर ही करा है, सेकेंड या 20% प्रीमियम पर करा है, या 10% डिस्काउंट पे करा है। तो अब आपकी जनरल एंट्रीज क्या पास होगी? तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी सबकी, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट 20 lakhs टू लाइबिलिटीज अकाउंट 2 lakhs टू वेंडर का नाम नहीं बताया तो टू वेंडर 10.8 lakhs, 10,80,000। एंड अगर अब आप चेक करो तो आपका नेट एसेट आ रहा है 18 लाख का, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बट आप पे कर रहे हो 10,80,000, तो 7,20,000 का आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। और आप चाहो तो ये एंट्री में ऐसे चेक करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट 20 lakhs, टू लाइबिलिटीज 2 lakhs, टू वेंडर 10,80,000, तो अब ये कम है, डेबिट ज्यादा है, तो क्रेडिट में टू कैपिटल रिजर्व आ गया आपके पास 7,20,000 का। समझ में आ गया सबको? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हमने इसी ये 10% डिबेंचर्स को इशू करा है पार पर, तो एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट 1080 टू 10% डिबेंचर्स 1080। ये फर्स्ट केस की एंट्री होगी, पार पर ही जब करा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। अगर आपने इसको 20% प्रीमियम पर इश्यू करा था, डिबेंचर्स को कितने परसेंट पर? 20% प्रीमियम पर। जब भी डिबेंचर्स का अमाउंट नहीं बताएंगे तो फेस वैल्यू 100 रुपए मान सकते हो आप। तो अब 20% प्रीमियम पर करा तो एंट्री विल बी वेंडर टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो ये कर दी मैंने एंट्री, वेंडर टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे कैसे लिखेंगे हम इसमें? तो दैट अमाउंट्स विल बी इन दिस मैनर, दैट वेंडर अकाउंट डेबिट तो 10,80,000 आ गया, टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जब लिखना है तो पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे आपको, तब जाके अमाउंट आएगा। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालना है? अमाउंट टू बी पेड, जितना वेंडर में लिखा 10,80,000, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो अगर 20% प्रीमियम का है तो 100 रुपए का फेस वैल्यू प्लस 20 रुपए का प्रीमियम, यानी 120। तो 10,80,000 डिवाइड बाय 120 आप करोगे तो आपके पास 9,000 डिबेंचर्स आ गए। तो 9,000 इंटू 100, तो 9 लाख तो आपका डिबेंचर्स में आ जाएगा, और 9,000 इंटू 20, 1,80,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ गया। अब थर्ड केस, अगर 10% डिस्काउंट पे दिया है तो एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट 10,80,000, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। बट वापस से अमाउंट निकालना है ये दोनों का, डिस्काउंट का और डिबेंचर्स का। तो वापस से वेंडर को कितना पेमेंट? 10,80,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। अब इस बार इश्यू प्राइस 10% डिस्काउंट पर है, तो 100 रुपए माइनस 10 रुपए, तो 90 रुपए आ गया। तो 10,80,000 डिवाइड बाय 90 करोगे तो 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 इंटू 100, तो यह आ गया, और 12,000 इंटू 10, तो यहां आ गया डिस्काउंट। एंड दिस इज हाउ यू हैव एक्चुअली पास द एंट्री। चलो, तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 3।
यही शेयर्स के लिए भी मैंने कवर अप कर लिया, जो इलिस्ट्रेशन नंबर 17 बाकी था वो इसी टाइप से है। नाउ लेट अस सी डिबेंचर्स के इलिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसने ये सभी बता रखा है, तो अब हम पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 10 देख लेते हैं डिबेंचर्स का साथ साथ में क्या गिवन है हमें। लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नाउ। एक्स कंपनी लिमिटेड इश्यूड 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 lakhs एज फॉलोज। 50 लाख का नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू है 10,000 डिबेंचर्स का, तो 10,000 और 50 लाख तो 500 रुपए का एक डिबेंचर हो गया। टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख, ठीक है। 25 लाख का 90% पर ही आप दे रहे हो, तो आई बिलीव 10% का डिस्काउंट हो गया, 2.5 लाख का डिस्काउंट आ गया। सेकेंड, टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट्स वर्थ रुपीज 10 lakhs, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू का दे रहे हो, ठीक है। और टू द बैंकर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 lakhs, 12,50,000 का नॉमिनल वैल्यू का। तो ऐसे आपके 50 लाख का आपने इशू करें डिबेंचर्स, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो इसमें तीनों केसेस आ गए आपके पास। एक तो कैश वाला डिस्काउंट में, एक आपका इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो। जब आपने फर्स्ट पॉइंट देखा सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, तो इसकी 2 एंट्रीज हो जाएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, और 25 लाख का 90% ले लोगे 22,50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 22,50,000, और सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन में 22,50,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 10% 25 लाख का, तो 2,50,000, एंड टू 14% डिबेंचर्स में 25 लाख। सेकेंड की बात करेंगे वेंडर से, जब आपने परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स वर्थ रुपीज 10 लाख करा है, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 lakhs। फिर इसको डिबेंचर्स 12,50,000 वाले नॉमिनल वैल्यू के इश्यू करें, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, मगर इसमें भी 2.5 लाख का डिस्काउंट हो गया अपने आप, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 12,50,000 आपको क्वेश्चन में बता रखा है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 10 lakhs, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू 14% डिबेंचर्स 12,05,000, सॉरी 12,50,000। ये सेकंड वाले केस की 2 एंट्रीज हो गई। आप चेक करते जाओ चाहे देखो, तो पहले केस की 2 एंट्रीज, बैंक टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, आपके मॉड्यूल में चेक कर लो, बैंक टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, और सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू 14% डिबेंचर्स, ये हो गई। फिर इसकी भी 2 एंट्रीज, तो पहले फिक्स एसेट्स टू वेंडर 10 लाख, और सेकंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2.5 लाख टू 14% डिबेंचर 12,50,000। अब जब आपने बैंकर को कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए करा है, तो आपके पास 2 केस हो सकते हैं, या तो एंट्री पास करो या एंट्री पास मत करो। बेटर है एंट्री पास नहीं करेंगे तो मगर बैंक लोन वाली कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख। और अगर वो दूसरी वाली एंट्री भी करनी है तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स 12,50,000। तो दैट इज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 10th। अब इसी के साथ हम इलिस्ट्रेशन नंबर 17 जो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स का छोड़ा हुआ है वो भी हम साथ में कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी इलिस्ट्रेशन नंबर 17 नाउ। चलो, तो लेट अस सी दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 17 ऑफ इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर ऑल्सो। क्या गिवन है? X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity shares of 10 each. Company purchased land and building from Y company limited for rupees 4 lakh payable in fully paid up shares of the company. The balance of the shares were issued to the public which were fully subscribed and paid for. You are required to pass the journal entries and to prepare the balance sheet. तो बैलेंस शीट का वैसे ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे, और वो भी सिर्फ 4 लाख वाले की, बाकी 15 लाख की तो आपको एंट्रीज पता ही होती हैं। भाई टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? ऑथोराइज तो इतना था, और कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख का, और द बैलेंस ऑफ द शेयर्स तो आई बिलीव 90,000 इंटू 10 9 लाख होता है, तो 9 लाख में से 4 लाख हो गया, तो 5 लाख की आपकी दूसरी वाली एंट्रीज हो जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं 4 लाख की, जब हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा वाई कंपनी से, तो एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी 4 लाख। फर्स्ट एंट्री आप चेक कर लो,
और सेकेंड वाई एन कंपनी वेंडर जो था टू शेयर कैपिटल डायरेक्टली चला जाएगा। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। आई बिलीव अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इशूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स वाला बात भी। अब इसके बाद जब वो बोल रहा है कि रिमेनिंग शेयर्स को आपने पब्लिक को इश्यू करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5 लाख और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख, ये आपकी चारों एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अगर बैलेंस शीट की बात करोगे तो बस इतनी सी बात और ध्यान रखनी है आपको कि जब आप शेयर कैपिटल दिखाने वाले हो 9 लाख का, और जब भी आप शेयर्स को इश्यूड करते हो फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपको ब्रैकेट में जब शेयर कैपिटल दिखाओगे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 9 लाख लिखोगे, तो ब्रैकेट में दिखा दोगे कि 4 लाख के मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडर 4 लाख का 4 लाख का रहा तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो आप इसका चेक कर सकते हो बैलेंस शीट में भी। शेयर कैपिटल 9 लाख आ गया और लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख और कैश और कैश बैंक इक्विवेलेंट में आपका 5 लाख आ गया। मगर जब इसने ऑथोराइज तो हमारा पूरा 90 था, तो वो हम एज अ पूरा शो कर रहे हैं 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फिर आपने इशूड और सब्सक्राइब भी एज इट इज शो कर दिया। बट जब आप कॉल्ड अप एंड पेड अप दिखा रहे हो तो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच जब आपने दिखाया तो देखो उन्होंने ब्रैकेट में दिखाया आउट ऑफ द अबव 40,000 शेयर्स हैव बीन अलॉटेड एज फुली पेड अप परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट द पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। और जैसा मैंने आपको बताया वो भी लैंग्वेज लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड योर थर्ड टॉपिक ऑल्सो ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।